हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 109 का यूनिट नंबर 3 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पिछले यूनिट में हमने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को पढ़ा था। इस यूनिट में हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कौन कौन सी अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है। ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आज हम पॉलिटिकल अप्रोच तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन बचे हुए टॉपिक्स को नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो ये अप्रोच थी या जो ये कंसेप्ट था, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 1960s में अपनी रिकॉग्निशन लेता है। मतलब 1960s में इसे एक सब फील्ड बना दिया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी में। आगे बढ़ते हैं तो 1960s से पहले जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी, ये हमने BPSC 105 में भी पढ़ा था कि जो एक पॉलिटिक्स थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो सिर्फ वेस्ट की जो गवर्नमेंट थी या वेस्ट का जो सिस्टम था उसको ही स्टडी करती थी। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जैसे एशिया और अफ्रीका एमर्ज होते हैं नई नई इंडिपेंडेंस स्टेट्स में, तो ये अप्रोच क्या करती है, अब उनको भी स्टडी करने के लिए यहाँ पर अट्रैक्ट होती है और ये अप्रोच इवॉल्व हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स से हटकर अब न्यू एंड इमर्जिंग अंडर डेवलप्ड नेशंस की स्टडी में। With the modernization theory emerging as a new paradigm in social sciences on comparative politics, ये इतना कुछ खास नहीं। The 1970s, अब 1970s में जो डिपेंडेंसी थियोरी होती है, वो लैटिन अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस में रखती है, क्योंकि इस समय पर जो लैटिन अमेरिका था वो अंडर डेवलप्ड था। वो दूसरे जो देश होते थे वेस्ट के या जो भी आगे के डेवलप्ड नेशंस होते थे वो उन पर डिपेंडेंट रहता था। और 1980s में क्या होता है, इसके बाद 1980s में स्टेटिज्म नाम की थियरी आती है, जो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती है एक नए पर्सपेक्टिव से। ये एक ऐसा पीरियड था जहां पर नई वेव आई डेमोक्रेटाइजेशन की, जिसमें सभी कॉन्टिनेंट्स में जो मिलिट्री थी या अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट रिजाइम्स थी उनको वीक कर दिया। तो इस यूनिट में हमें यही पढ़ना है कि मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी और स्टेटिज्म कैसे किसी नेशन की पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो सबसे पहला आता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब जो मॉडर्नाइजेशन थी, हमने पिछले यूनिट में यह पढ़ा था कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो थियरीज निकल कर आती हैं। पहली होती है इवोल्यूशनरी, दूसरी होती है फंक्शनल थियरी। अब इसमें जो कोर जो एजम्पशन था इवोल्यूशनरी थ्योरी का, वो था कि जो सोशल चेंज है, जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, वो यूनी डायरेक्शनल है। मतलब एक ही डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा। वो प्रोग्रेसिव है, ग्रेजुअल है, हर समय होता रहता है, जिसमें जो सोसाइटीज जो होती हैं वो प्रिमिटिव स्टेज से एडवांस स्टेज पर अपनी सोसाइटी को ले जाकर वहां पर एक इवोल्यूशन का पाथ क्रिएट करती हैं, जिससे वो डेवलप हो पाती हैं। दूसरा सेट था असम्पशंस का, वो होता है फंक्शनलिस्ट थियरी, जो कि स्ट्रेस करती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट बने रहें, और इसमें पैटर्न वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस को भी देखा जाता है कल्चरल लेवल पर, ताकि एक होमोस्टेटिक इक्विलिब्रियम बना रह सके सोसाइटी में, जहां पर सारे एक साथ मिलकर फंक्शन करके अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकें। तो सबसे पहले अप्रोच आती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, वो होती है इकोनॉमिक अप्रोच। अब इकोनॉमिक के डिसिप्लिन में जो डेवलपमेंट है वो एक मेजर प्री ऑक्यूपेशन बन जाती है कार्ल पोलियानीज के वर्क में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। उसके बाद यहाँ कुछ स्टडीज की जाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, जो कि वेस्ट की ही होती थी, यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ यूरोपियन नेशंस, जिनको रेफरेंस पॉइंट्स बनाया जाता था और ये स्टडी किया जाता था कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके सामने ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी क्या ट्राइजेक्टरी होती है, क्यों ये कंट्रीज इतनी कम डेवलप्ड हैं। और यह कहते हैं कि अगर ये कंट्रीज इनको अच्छे तरीके से फॉलो करें वेस्ट के नेशंस को, तो ये आराम से एडवांस कंट्रीज भी बन सकते हैं। तो ये इन स्टडीज में
एक कंक्लूजन निकल कर आता है। उसके बाद जो डब्ल्यू रॉस्टोव होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं 5 स्टेजेस का। ये हमने बीपीएससी 105 में भी कवर किया हुआ है कि जिसमें एक सोसाइटी 5 स्टेजेस से गुजर कर अपनी डेवलपमेंट को गेन करती है। सबसे पहली होती है सबसे पहले होती है ट्रेडिशनल सोसाइटीज, जिसमें जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है और लिमिटेड प्रोडक्टिविटी है ये यहाँ पर डोमिनेंट बने रहते हैं। सेकेंड फेज आती है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, जहाँ पर कुछ साइंटिफिक इनोवेशंस की जाती हैं जिससे सरप्लस क्रिएट होता है और सरप्लस से इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। तीसरी स्टेज आती है टेक ऑफ स्टेज, जहाँ पर एक सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ देखी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग को इनिशिएट किया जाता है, जहाँ पर जो सोसाइटी या जो नेशन है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर यहाँ पर डिपेंडेंट रहता था, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है थर्ड स्टेज में आकर, जो कि इसकी ड्राइविंग फोर्स बन जाती है डेवलपमेंट की। फोर्थ आती है ड्राइव टू मैच्योरिटी, जिसमें जो ओरिजिनल ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं उनको नए सेक्टर से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के करते थे, अब यहाँ क्या करते हैं हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर काम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट मिल सके और आगे डेवलपमेंट हो सके। फाइनल स्टेज आती है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, जिसमें जो कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा किया जाता है, प्रोडक्शन यहाँ पर कम किया जाता है। तो रोस्टोव की ये स्टेज एम्फेसिस करती हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, जो कि किसी भी इकोनॉमी की ड्राइविंग फोर्स होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कुछ शेयर्ड सिमिलैरिटीज देखी जाती हैं क्लासिकल मार्क्सिस्ट द्वारा। मार्क्सिस्ट का ये कहना होता है, मार्क्सिस्ट रोस्टोव की इन स्टेजेस को सही मानते हैं और ये कहते हैं कि एक सोसाइटी को अगर डेवलप होना है तो उसे फ्यूडलिज्म से हटकर कैपिटलिज्म पे आना चाहिए और उसके बाद सोशलिज्म पे आना चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म ही मार्क्सिस्ट का एक अल्टीमेट एम होता है। किसी भी नेशन को अगर डेवलप होना है तो उसे सोशलिज्म को अपनाना चाहिए। अब उसके बाद जैसे रोस्टोव थे वैसे ही कुछ इकोनॉमिस्ट भी थे जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहे थे 1960s में। उनका ये मानना था कि जो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरनल भी हैं और उनको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक इकोनॉमी में अगर कोई इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी नहीं है, मतलब इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स नहीं है, तो वो उस नेशन की या उस कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अच्छे से काम नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं होगी। तो इसका एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या होगा कि कोई गवर्नमेंट या कोई जो अदर अथॉरिटी है वो ऐसा एक रूल निकालें, सबको प्रॉपर स्किल्स के लिए ट्रेन किया जाए, जिससे कि जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा बूस्ट मिले और साथ ही साथ इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए। तो ये सब इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। दूसरी होती है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। अब टैलकट पार्सन्स एक एडवांस सेट देते हैं कैटेगरीज का, जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल सोसाइटीज को ये रखते हैं। टैलकट पार्सन्स ही हमने पैटर्न वेरिएबल्स को इसके पहले यूनिट में भी देखा था, जिसमें वो कहते हैं कि एक जो सोसाइटी होती है वो एक मिक्सचर के जैसे होती है, जिसमें कोई मेरिट होती है, कोई पर्टिकुलरिज्म, यूनिवर्सलिज्म, डिफ्यूजन और स्पेसिफिसिटी देखी जाती है। और उसके बाद आते हैं डैनियल लर्नर। अब डैनियल लर्नर क्या करते हैं, ये करते हैं कि ऐसी कुछ स्टडीज करते हैं जिससे कि जो कम्युनिकेशन है मॉडर्नाइजेशन की उनको अच्छे से स्टडी किया जा सके कि ये जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है उसके कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये मिडल ईस्ट में भी डेवलपमेंट को यहाँ पर स्टडी करते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि जो ट्रांजिशन होता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी का वो वन लाइनर होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, जिसमें जो कंट्रीज होती हैं वो ट्रेडिशनल सिस्टम से हटकर मॉडर्न सिस्टम पे जाती हैं। कंट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से हटकर अब इंडस्ट्रीज को सेटअप करती हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। अदर वर्ड्स में हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन रिजल्ट करता है नई नई कम्युनिकेशन मीडिया में, जो कि सोसाइटी में इगैलिटेरियनिज्म लाती हैं, समानवादी सोसाइटी बनती है, डेमोक्रेसी आती है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल अप्रोच। अब अर्ली स्टेज में देखें इवोल्यूशन की तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपने कुछ एजम्पशंस शेयर करती है मॉडर्नाइजेशन के साथ, जो कि ऑलरेडी हम इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजिकल अप्रोच में यहाँ पर रिलेट कर चुके हैं।
उसके बाद 1960s में स्टडीज़ को इनिशिएट किया जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में। इन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। अब जो यूके और यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टडीज़ होती हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, उसमें ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, वो ट्रांजिस्ट करती हैं डेमोक्रेसी की तरफ। कोई अथॉरिटेरियन है, कोई कम्युनिस्ट है, वो कैसे डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिस्ट करती है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं जिनसे आप इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इग्नू का मटेरियल है, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा, तो मैंने ये निकाला है गूगल से। तो पॉलिटिकल अप्रोच में 1950-60s में एक सब फील्ड बना दी जाती है जो कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बेसिस पर यहाँ पर डेवलपमेंटल स्टडीज़ करती है। इनिशियली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो सिनोनिमस देखी जाती है, जहाँ पर कुछ कंट्रीज डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिस्ट करती हैं। अब लेट 1960s में स्कॉलर्स जैसे कि सैमुअल हंटिंगटन ये पोजाइट करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन केवल डेमोक्रेसी तक नहीं ले जाता, और ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ये कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है। ये इसके कोर एरियाज को चैलेंज करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के और डिपेंडेंसी थ्योरी के, जो कि एक ऑल्टरनेटिव की तरह आती हैं डेवलपमेंट को समझने के लिए थर्ड वर्ल्ड में। हंटिंगटन का ये मानना था कि ये जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, ये ऐसी अप्रोच नहीं है जो सिर्फ आपको डेमोक्रेसी की तरफ ही ले जाएगी, ये आपको कहीं भी ले जा सकती है। और ये मानते थे कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अप्रोच है, ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये एक ही जगह पर नहीं होता, ये थोड़ा सा डायनामिसिटी की ओर जाता है, जहाँ पर सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जैसे जैसे पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट्स होते हैं। Nowadays, political development studies include wide range of approaches such as structuralism, functionalism, historical analysis। अब इनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसमें कई तरह के अप्रोचेस को स्टडी किया जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और हिस्टोरिकल एनालिसिस। और जो कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ होती हैं, वो ये मानती हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे होता है। फॉर एग्जांपल, कोई कंट्री है जिसका कोई अलाय नहीं है, वो कंट्री ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसका कोई अलाय नहीं है तो वो किसी से टेक्नोलॉजी नहीं मांग सकती, वो किसी से कोई इक्विपमेंट्स नहीं मांग सकती जिससे कि वो R&D कर सकें। तो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबलाइजेशन का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में यहाँ पर रोल रहता है बहुत ही बड़ा, जिससे जो एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री के साथ इंटीग्रेट करके अपने डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकती है। The study of political development is relevant and useful as it can help us to understand the changing nature of politics and society। अब ये स्टडी किस काम आती है? पॉलिटिकल स्टडी इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि जो भी सोसाइटीज या पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनसे हम कैसे बेहतर इंसाइट्स लेके अपने जो नॉलेज उसको बढ़ा सकते हैं और डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हैं। Nonetheless, it is not important to remain critical and aware of the limitations of any approach। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद एंड में क्या होता है 1960s के, यहाँ पर स्कॉलर्स में एक कंसेंसस का लैग देखा जाता है, जो कि इसीलिए इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि अलग अलग थियोरिस्ट जो होते हैं अपनी अलग अलग थ्योरीज देते हैं, और उन थ्योरीज में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से 1960s का एंड आते आते कोई भी एक कंक्रीट थ्योरी नहीं निकल के आती पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। एक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो थियोरी देते हैं वो सबसे सही मानी जाती है किसकी? सैमुअल हंटिंगटन की, क्योंकि यही सबसे अच्छी जो है एजम्पशंस यहाँ पर निकाल के देते हैं। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट किस वजह से होते हैं ये देखते हैं। जो पहले स्कॉलर्स होते थे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ये मानते थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेसी की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। पर जैसे जैसे सिविल राइट मूवमेंट्स होते हैं, वियतनाम वॉर होती है, अलग जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, वो इन सभी कंसेंसस को इरोड करके रख देते हैं। और उसके बाद
1960s के एंड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी कंसेंसस होते हैं अलग अलग थियरिस्ट के, वो यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं। तो एक बार और इस पॉलिटिकल अप्रोच को देखते हैं। तो पॉलिटिकल अप्रोच का अगर हम एक बार और देखें, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो थी वो आती है 1950s और 60s में, जिसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक सब फील्ड बनाया जाता है फर्दर स्टडीज के लिए। कहाँ पर? यूके और यूएस में। ये यूके और यूएस में जो स्टडीज होती हैं वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एज अ प्रोसेस बताती हैं, जिसमें जो कंट्रीज या नेशंस होते हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिस्ट करना शुरू करते हैं। अब जो इनिशियल डेज होते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, उसमें ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो सिनोनिमस है ट्रांजिशन के, जिसमें जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रही हैं और इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो सोसाइटीज हैं वो भी प्रोग्रेस कर रही हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ। पर लेट 1960s आते आते कुछ स्कॉलर्स जैसे कि सैमुअल हंटिंगटन वो ये पोजाइट करते हैं या कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ आपको डेमोक्रेसी की तरफ नहीं ले जाएगा, ये आपको किसी भी फील्ड में ले जा सकता है। और जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो लीनियर प्रोसेस नहीं है, मतलब ये सिर्फ सोसाइटी में चेंज नहीं लाता, ये कहीं ना कहीं पूरी कंट्री में हर एस्पेक्ट में चेंज लाता है। और इनके जो कोर एजम्पशंस होते हैं वो मॉडर्नाइजेशन थियोरी के जो कोर एरियाज होते हैं उनको चैलेंज करते हैं, जो कि होते हैं डिपेंडेंसी और वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, जिसमें कुछ कंट्रीज दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहती हैं सभी तरह की एड्स के लिए। पर अगर हम नाउअडेज देखें तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ अप्रोचेस को स्टडी किया जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और हिस्टोरिकल एनालिसिस। अब जो कंटेम्प्रेरी स्टडी है, मतलब जो अभी के समय जो स्टडीज हो रही हैं, वो ये मानती हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसमें ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रोफाउंड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकती है, वो कुछ इक्विपमेंट्स नहीं ले सकती जिससे वो R&D कर सके अपनी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए, उसकी पॉलिटिक्स पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो इनका ये मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटीग्रेटेड होकर अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकती है। इसके बाद ये रेलेवेंट क्यों है? ये रेलेवेंट इसीलिए है ताकि हम सोसाइटी और पॉलिटिक्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अच्छे से स्टडी कर सकें, हम ऐसे इंसाइट्स पैदा कर सकें जिससे हम जो डेमोक्रेसी है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट कर सकें। पर इसके बाद आता है क्लाइमैक्स। 1960s के एंड तक यहाँ पर जो स्कॉलर्स होते हैं उनमें कंसेंसस जो होता है उसका लैक हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग थ्योरीज देते हैं और वही थ्योरीज आगे कन्फ्लिक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से कोई भी कंक्रीट थ्योरी नहीं निकल के आती। पहले के जो स्कॉलर्स थे वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जिससे कि जो डेमोक्रेसी है और स्टेबिलिटी है इसमें प्रोग्रेस होगी। पर जैसे जैसे वियतनाम वॉर होती है, अदर ब्रॉड चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, तो ये कंसेंसस इरोड होने लगता है, क्योंकि वियतनाम वॉर में हमें ये देखने को मिलता है कि जो यूएस होता है वो वियतनाम में अटैक करता है, जिससे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। अलग अलग तरह के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लैग कर जाती हैं सारी कंसेंसस जो होता है। और 1960s के एंड तक सारे जो कंसेंसस होते हैं उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये था इस यूनिट का पार्ट 1। थैंक यू।